अब हम बात कर रहे हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में जो इनवर्स रिलेशनशिप है जो चेंज हो रहा है उसमें प्रोपोर्शन कितना है या रेशियो कितना है। कहने का मतलब अगर डिमांड में ज्यादा चेंज हो रहा है तो अगर प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है तो क्या डिमांड में उसके मुकाबले एज कंपेयर टू द रेशियो ऑफ चेंज इन प्राइस। ये फाउंडेशन वाले बच्चों बेटा जीएनजी 2.0 सीरीज में स्वागत है आप लोगों का। चैप्टर 2 का यूनिट 1 हमने किया था लास्ट वीडियो में, आज है डे 4, इसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे बेटा आज, ठीक है। तो बेटा जानदार, शानदार और जबरदस्त स्टार्ट करते हैं, चलो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है चैप्टर 2 का यूनिट 1, इससे पहले के हम टॉपिक्स कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा आगे, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, है ना। तो चलो अलग से समझते हैं इसको बढ़िया से। तो देखो बेटा, मैं दो केसेस आपको यहां पर दिखा रहा हूं अलग अलग, ध्यान से देखेंगे इसको। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये वाला डायग्राम है, ये की वाला है। दोनों डायग्राम से अगर समझ लेंगे ना तो बहुत बढ़िया से समझ आ जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मजेदार सा टॉपिक है, देखते हैं। देखो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं एक्सपेंशन, या इसका टॉपिक का मेन नाम लिख देते हैं, दैट इज चेंज इन डिमांड करेंगे इधर। तो यहां हम करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, है ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है बच्चों। सिंपल सा टॉपिक है, देखते हैं। पहले हम बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की करते हैं। पहले देखो, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल डिमांड, कोई ना कोई मार्केट में प्राइस और कोई ना कोई डिमांड तो चली रही होगी। ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, यहां पर हमने प्राइस लिया है, यहां पर हमने लिया है क्वांटिटी डिमांड। तो ध्यान से समझते हैं पहले सिर्फ भाई, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब है कि ये मेरा डिमांड कर्व है ओरिजिनल, ये मेरा क्या है बेटा, डिमांड कर्व, ठीक है। दिस इज माय डिमांड कर्व। नाउ ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली, सिर्फ मेरे बच्चों प्राइस में ही चेंज हो रहा है और उससे डिमांड में चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड में टू बी मोर स्पेसिफिक। तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है ना। और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ रही है। मींस आप इसको कह सकते हो लॉ ऑफ डिमांड की ही बात कर रहे हैं यहां पर, है ना। लॉ ऑफ डिमांड में तो होता है ऐसा, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स को हम यहां पर कांस्टेंट मानते हैं बेटा, बाकी सारे फैक्टर्स को हम यहां पर कांस्टेंट मानते हैं बच्चों। और आपने ध्यान से देखा होगा, एक बार हम इस तरफ मूव करें और एक बार हम इस तरफ मूव करें, डिमांड कर्व के ऊपर ही हम अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। डिमांड कर्व के ऊपर ही अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। तो जब हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। लिख देता हूं यहां पर, ये लो, दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। ये मत सोचना कि ये तो सर ऊपर जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट केस हो रहा है। भाई इसको देखो ना, डिमांड तो कम हो रही है, ये मान लेते हैं Q1 है, डिमांड कम हो रही है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। सिमिलरली जो आप ये वाला मूवमेंट देख रहे हो, डाउनवर्ड मूवमेंट, दिस इज नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सपेंशन इन डिमांड, ठीक है ना। डिमांड बढ़ रही है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, राइट। तो क्या क्या हो रहा है यहां पर कि डिमांड कर्व के ऊपर ही मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं इसको। क्या क्या बोला मैंने इसको, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व बोल सकते हैं, है ना। छोटी क्लास में कई बच्चों ने पढ़ा ही होगा आई गेस, है ना, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, डिमांड कर्व के ऊपर ही रहता है। अदर फैक्टर्स, या हम ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टर्स अदर देन प्राइस आर कांस्टेंट, फैक्टर्स अदर देन प्राइस आर कांस्टेंट। प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स है सब कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ बेटा प्राइस में मूवमेंट हो रही है। ओनली देयर इज अ मूवमेंट इन प्राइस, जिसकी वजह से डिमांड कर्व के ऊपर हम मूव कर रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। तो दिस इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और वी कैन से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये सारी बातें मैं आपको दिखाऊंगा अभी पीडीएफ में, ठीक है। अभी आप यहां पर देख लेंगे डायग्राम में तो बढ़िया से समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। वो डायग्राम हम वहां पर हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। यहां देखेंगे चेंज इन डिमांड इज, फिर अगेन ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल डिमांड, दिस इज माई डिमांड कर्व। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, बाकी किसी फैक्टर में चेंज होने की वजह से मेरी डिमांड में चेंज हो रहा है, प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंक्रीज हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रही है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंज हो रहा है, सो मेनी फैक्टर्स, किसी और फैक्टर्स की वजह में, किसी और फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से मेरे डिमांड में चेंज हो रहा है। तो ध्यान से देखो क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि प्राइस तो उतना ही है, टेस्ट बढ़ गया आपका किसी चीज, तो डिमांड बढ़ गई सेम प्राइस पर ही,
सेम प्राइस पर ही डिमांड बढ़ गई, यानी मेरा डिमांड कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया राइट में, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इंक्रीज इन डिमांड, दिस इज इंक्रीज इन डिमांड। सेम प्राइस पर ही किसी रीजन की वजह से डिमांड डिक्रीज हो जाए अगर, तो डिमांड कर्व बेटा लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा मेरे बच्चों। दिस इज D1 नाम दे देते हैं इसको, D2 नाम दे देते हैं। तो ये वाला जो शिफ्ट है दिस इज डिक्रीज इन डिमांड, सिंपल है भाई। सेम प्राइस पर हो रहा है, मतलब जो डिमांड में चेंज हो रहा है वो किसी और फैक्टर में चेंज होने की वजह से हो रहा है, समझिए मेरी बात। तो यहां पर क्या हो रहा है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व हो रहा है। क्या हो रहा है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, है ना। और यहां पर क्या है, यहां पर मेरा प्राइस इज कांस्टेंट, बाकी फैक्टर्स में चेंज हो रहा है लेकिन प्राइस यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। तो सारी बातें समझ आ गई डायग्राम से। अब एक बार उसमें देखते हैं, फटाफट पढ़ के खत्म करते हैं, है ना। चलो जल्दी से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, डायग्राम की जरूरत नहीं है बनाने के, हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो देखते हैं जल्दी से। Expansion of a demand happens when price falls and consumers buy more, assuming other factors remain constant, है ना। सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, बाकी फैक्टर सेम है। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब प्राइस बढ़ता है, कंज्यूमर बाइज लेस, यानी सिंपली बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड की, बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हुए। तो जब लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, यानी एक ही डिमांड कर्व पे अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है। It is a movement along the same demand curve, not the shift of demand curves. कर्व में शिफ्ट नहीं होता, सिर्फ मूवमेंट होती है, सिंपल, ठीक है बेटा। इंक्रीज डिक्रीज देख लेंगे जब डिमांड कर्व पूरा शिफ्ट होता है। लो रेफरेंस के लिए फिर भी बना देता हूं, है ना, खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा। डिमांड कर्व राइट जा रहा है, सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ने की वजह से, सेम प्राइस पे डिमांड कम होने की वजह से लेफ्ट में जा रहा है। ये वाला डायग्राम हमने पीछे पढ़ा था, देखते। इट इज शोन बाय द राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व DD टू D1 हमने बनाया था। अगर ये DD है तो हमारा D1 हो गया नया डिमांड कर्व, सिंपल। डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1 ड्यू टू फेवरेबल चेंज। डिक्रीज क्या होगा, जब डिमांड कम हो जाएगी D2 पे, है ना जी। जब डिमांड कम हो जाएगी सेम प्राइस पर डिमांड फॉल होने की वजह से। राइटवर्ड शिफ्ट क्या होता है, व्हेन डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, सिंपल। लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या है, इन अदर एंड फॉल इन द डिमांड कर्व, ठीक है ना। व्हेन एट द सेम प्राइस OP लीड्स टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फ्रॉम DD टू D2, समझ गए। जब डिमांड कर्व DD से D2 होता है तो दैट मींस सेम प्राइस पर ही मेरी डिमांड कम हो जाती है भाई। सिंपल सा टॉपिक है, मजेदार, है ना। तो भाई सीधा सा क्रक्स क्या है कि जब आपका प्राइस कांस्टेंट है और बाकी फैक्टर्स में चेंज आ रहा है तो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड होगा। प्राइस चेंज हो रहा है, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होगा, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। सिंपल है। चलो मूवमेंट वाला देखते हैं एक बार जल्दी से। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या क्या समझा हमने, फटाफट से रिवीजन। कॉज्ड ओनली बाय चेंज इन प्राइस, है ना। अदर फैक्टर्स में क्या, इनकम, टेस्ट, वो सब कांस्टेंट है। क्या होता है इससे, एक्सपेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपेंशन कब होगा, जब प्राइस फॉल होगा। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब प्राइस राइज होगा। डायग्राम से याद हो जाएगा। शिफ्ट में क्या बेटा, कॉज्ड बाय दी चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर्स, जैसे कि इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। क्या क्या होता है इससे, इंक्रीज इन डिमांड, दैट इज डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, इंक्रीज इन डिमांड होता है, या डिक्रीज इन डिमांड होता है, यानी कि डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। बढ़िया, चलो जी। अब है बेटा बहुत ही मजेदार सा टॉपिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कई बच्चों को इसके अंदर टॉपिक में कंफ्यूजन है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक से कराऊंगा टॉपिक बढ़िया से। सारे जितने ग्राफ्स हैं, जितने केसेस हैं इलास्टिसिटी के, प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं अभी, वो समझेंगे, है ना। तो आज समझते हैं बेटा जल्दी से, लेट्स गो। इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब ही क्या होता है, सबसे पहले इलास्टिसिटी का मतलब है कि जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड तो पढ़ा कि भैया प्राइस जब चेंज होगा तो डिमांड में उसका रिवर्स चेंज आएगा, इनवर्स चेंज आएगा। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, समझ लिया। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में जो इनवर्स रिलेशनशिप है, जो चेंज हो रहा है, उसमें प्रपोर्शन कितना है या रेशियो कितना है। कहने का मतलब अगर डिमांड में ज्यादा चेंज हो रहा है तो अगर प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है तो क्या डिमांड में उसके मुकाबले एज कंपेयर टू द रेशियो ऑफ चेंज इन प्राइस, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि एज कंपेयर टू द रेशियो ऑफ चेंज इन प्राइस, क्या डिमांड में भी उतना ही रेशियो का चेंज हो रहा है, या कम हो रहा है, या ज्यादा हो रहा है। तो इलास्टिसिटी इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कंज्यूमर। ध्यान से, क्या बोला मैंने, देखो ऐसा भी हो सकता है ना, सिचुएशन लेते हैं कि मान लो प्राइस जो था मेरा वो 10 से हुआ 15, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये 50% इंक्रीज है, 50% इंक्रीज है, ठीक है। क्वांटिटी लेते हैं, मान लो 10 रुपए के प्राइस पर 100 यूनिट डिमांड हो रहे थे, तो एज पर द लॉ ऑफ डिमांड प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होनी चाहिए, तो मैंने डिमांड कम करी 80 से, तो क्या ये 20% का रिड्यूस है भाई। 50% से प्राइस बढ़ा, कितने से प्राइस बढ़ा बेटा,
50% से, लेकिन जो डिमांड में डिक्रीज हुआ बेटा वो तो 20% हुआ। मींस कंज्यूमर प्राइस के मुकाबले कम रिस्पॉन्ड कर रहा है। प्राइस में 50% इंक्रीज आ रहा है, प्राइस जो बढ़ रहा है वो 50% से बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड रिड्यूस हो रही है सिर्फ 20% से। तो दैट मींस यहां पे इलास्टिसिटी कम है। जब कम होगा तो सब कुछ कम होगा, ध्यान से देखते जाना। इलास्टिसिटी कम है, कंज्यूमर का रिस्पॉन्स कम है ना, डिग्री ऑफ चेंज कम है। जब कम होगा तो सब कुछ कम होगा, अभी देखते जाना। मैं रेशियो के उसमें ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 वाला भी डिटेल में बताऊंगा, पहले ये समझ लो। रिस्पॉन्स कम है, 50% इंक्रीज था, लेकिन डिमांड में कितना चेंज आया, 20% का। तो रिस्पॉन्स कम है यानी कि इलास्टिसिटी कम है। तो सिंपल मतलब समझ आया इलास्टिसिटी का, कि हाउ मच द कंज्यूमर इज रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स प्राइस। कि प्राइस में चेंज होने की वजह से कंज्यूमर कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो जो डिग्री ऑफ चेंज है ना, कि जो भी वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज इलास्टिसिटी। सिंपल। चलो देखते हैं। तो इलास्टिसिटी का सिंपल मतलब क्या समझ आया बेटा, डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड। और अभी हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो हम विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ही बात करेंगे। आगे हालांकि इनकम इलास्टिसिटी भी आएगा, क्रॉस भी आएगा, एक एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी वो भी आएगा, पर अभी आप सिर्फ प्राइस से रिलेट करोगे ताकि इलास्टिसिटी का कंसेप्ट समझ आ जाए, है ना। तो डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। अगर मैं इसका पूरा नाम लिख दूं, ये लो, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो अब आप इस बात को क्या लिख सकते हो कि डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। क्या लिख सकते हो बेटा, विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, है ना, डिग्री ऑफ चेंज। या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कंज्यूमर। बढ़िया, है ना। अब सारे केसेस देखते हैं एक बार। सारे केसेस देखने से पहले मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, उस फॉर्मूला को अपने दिमाग में प्रिंट कर लो अच्छे से, क्योंकि फॉर्मूला का बेसिक अगर आपने समझ लिया तो सारे इलास्टिसिटी के केसेस समझ आ जाएंगे। देखो जरा ध्यान से, फॉर्मूला बेटे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या लिखा मैंने, कि डिमांड में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नीचे प्राइस लिखा है ना, हम एक रेशियो ही तो चेक कर रहे हैं सिंपल, कि डिमांड में कितना परसेंट चेंज हो रहा है, जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था 20%, और प्राइस में कितना परसेंट चेंज हो रहा है, उसका एक रेशियो। और इसी रेशियो से मेरे बच्चों मुझे पता लग जाएगी कि इलास्टिसिटी कितनी है। जो भी वो रेशियो आंसर होगा वही मेरी इलास्टिसिटी होगी। कैसे, देखते हैं अभी। तो देखो केसेस पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, हम एक केस लेते हैं ग्राफ से। दिस इज माय प्राइस, दिस इज माय क्वांटिटी डिमांड, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सिंपल, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल डिमांड, मतलब कोई ना कोई प्राइस और कोई ना कोई डिमांड चल रही है, फिर हम तभी तो चेंज मेजर करेंगे। पहले कोई ना कोई ओरिजिनल केस तो चाहिए ना। नाउ मैं कौन सा केस ले रहा हूं, कि प्राइस बढ़ा लेकिन डिमांड में कोई चेंज आया ही नहीं, सपोज जीरो चेंज, जैसे नेसेसिटी गुड्स नहीं होते, कि या कम वाला केस लेते हैं पहले, जीरो वाला नहीं, कम वाला लेते हैं पहले, कि प्राइस बढ़ा, प्राइस में चेंज ज्यादा है, क्योंकि मैंने भी एग्जांपल वही लिया था ना, इसलिए प्राइस में चेंज ज्यादा है लेकिन डिमांड में चेंज आया कम। क्या आपको ग्राफ में ये रेशियो दिख रहा है बेटा, ये वाला गैप दिख रहा है आपको, ये वाला गैप और ये गैप, ये तो दिख रहा होगा कि कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। क्या ग्राफ को देख के आप इतना बता सकते हो कि कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है? सिंपल सर, ये कम है ये ज्यादा है ना। मींस चेंज इन डिमांड जो है वो कम है और चेंज इन प्राइस जो है वो ज्यादा है। तो इसी के बेसिस पर मैं सीधा कह सकता हूं पहली बात तो कि इलास्टिसिटी कम है, लेकिन फिर और समझते हैं। देखो प्राइस ज्यादा चेंज हुआ, डिमांड में चेंज हुआ कम। अब ये आपके पास फॉर्मूला है, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस समय वो वन वाला कंसेप्ट समझा रहा हूं, बच्चे भूल जाते हैं किसमें लेस देन वन होता है किसमें ग्रेटर देन वन होता है। बहुत सिंपल है, मैंने भी एग्जांपल जो लिया था वही है, ठीक है ना, पर फिर भी और सिंपल करते हैं। मान लेते हैं इस फॉर्मूला से कंपेयर करो, ये तो दिख रहा है ना कि ये कम है और ये ज्यादा है, तो इस फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं पता, पर एक बात तो पता है ना कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो कम होगी, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, क्योंकि डिमांड का चेंज कम है ग्राफ में, प्राइस का चेंज ज्यादा है। तो मैं ऊपर न्यूमरेटर को क्या रख सकता हूं कम और डिनोमिनेटर को ज्यादा। कोई भी फ्रैक्शन, लेट सपोज मैंने ले लिया 2/5, 20/50, कुछ भी ले सकते हो जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो भैया मैथ्स का सिंपल सा ही रूल है ये लॉजिकली, कि अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसका आंसर कुछ भी कर लो आएगा तो 1 से कम ही, 0 पॉइंट समथिंग से ही शुरू होगा आंसर। अगर ऐसा फ्रैक्शन वाला केस है तो बेटा उसका आंसर 1 से तो कम ही आएगा, है कि नहीं? तो यानी कि मैंने कहा था ना जब कम होगा तो सब कुछ कम होगा, डिग्री ऑफ चेंज कम है,
रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कंज्यूमर कम है, इलास्टिसिटी कम है, आंसर 1 से कम है, सब कुछ कम है, समझ गए? तो यानी कि लेस इलास्टिक का केस है। जब लेस देन 1 होता है तो सब कुछ लेस होता है ना? इसका नाम क्या लिखेंगे हम? इसका नाम हम लिखेंगे रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड। क्या लिखेंगे बच्चों? रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी यहां पर डिमांड की कम है, या इन इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं, इन इलास्टिक बोलो या लेस इलास्टिक बोलो, कंज्यूमर का रिस्पॉन्स कम है, कंज्यूमर इसमें कम रिस्पॉन्ड कर रहा है। अच्छा, अगर मैं इसमें डिमांड कर्व बनाऊं तो आप देखेंगे ध्यान से कैसा डिमांड कर्व बन रहा है? स्टीपर, यानी ऑलमोस्ट स्ट्रेट, नॉट कंप्लीटली स्ट्रेट बट ऑलमोस्ट स्ट्रेट। ठीक है ना? तो फॉर्मूला से हमने लेस देन 1 वाला कंसेप्ट भी समझ लिया। तो क्या होती है यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 क्यों होती है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। एक केस में ढंग से समझना है, बाकी में आप समझते जाओगे, जल्दी जल्दी ग्रैस्प करते जाओगे, है ना? तो दिस इज द फर्स्ट केस व्हिच इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड वाला। सेकंड केस में यहीं पर ही बना दूं, इसको ऑपोजिट केस लेते हैं, जल्दी समझ आएगा। अब मैं केस लूं अगर कि दिस इज माय ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल डिमांड। अब मैं क्या केस ले रहा हूं, देखना रिवर्स, कि प्राइस में थोड़ा चेंज आ रहा है, डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, या फिर प्राइस में कम चेंज है, डिमांड में ज्यादा चेंज है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों दिखा दिया। अब डिमांड कर्व मेरा ऐसा हो जाएगा, थोड़ा लंब लेटा लेटा सा बन जाएगा थोड़ा सा, राइट? तो अब अगेन इस फ्रैक्शन पे आ जाओ, क्या आपको दिख रहा है कि अब डिमांड में चेंज ज्यादा है और प्राइस में चेंज कम है? दिख रहा है ना साफ साफ? तो इसी बात को फॉर्मूला में अप्लाई कर दो, यानी कि अब मेरा न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है भाई, दिख रही है ना, और प्राइस में कम चेंज है, छोटा सा चेंज है प्राइस में, तो दैट मींस डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो अगर मैं लिखूं बच्चों 5/2, तो कोई भी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो आंसर कुछ भी आए, पर एक बात तो कंफर्म है कि 1 से तो बड़ा ही आएगा, 1 से तो बड़ा ही आएगा, ग्रेटर देन 1। तो यानी यहां पर इलास्टिसिटी क्या हो गई? ग्रेटर देन 1। और दिस इज द केस ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, या मोर इलास्टिक भी कह सकते हैं, रिलेटिवली मोर इलास्टिक लिख देता हूं, चलो रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड। ठीक है जी, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है ना? लेस इलास्टिक का केस कब है? अगर हम एग्जांपल की बात करें कि जहां पर आप डिमांड को शिफ्ट करने के आपके पास चॉइसेस कम है, सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है मार्केट में, या फिर गुड इतना कुछ नेसेसिटी वाला है कि प्राइस से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, प्राइस चेंज हो भी रहे तो भी आपकी डिमांड में थोड़ा बहुत ही चेंज आ रहा है, जितना ज्यादा नेसेसिटी वाला हो उतना डिमांड में चेंज भी कम होगा। फॉर एग्जांपल सॉल्ट है, प्राइस बढ़ जाएगा तो भी आप सॉल्ट उतना ही खाओगे, मेडिसिन है उतनी ही लोगे जितनी जरूरत है, वो भी परफेक्टली वाला केस आएगा अभी कि जहां पर डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं होता, है ना? ये कौन सा है? जिस गुड के मार्केट में सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल है उसके आप डिमांड में फ्लक्चुएशन जल्दी से दिखाओगे, जैसे ही प्राइस जरा सा बढ़ेगा आप उसकी डिमांड बहुत सारी कम कर दोगे, थोड़ा सा प्राइस कम होगा तो आप उसकी डिमांड बढ़ा भी दोगे क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। याद है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताया था कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है बेटा कि आप शिफ्ट कर जाते हो, कंज्यूमर ऑलवेज चूजेस द चीपर वन। अगर उसके पास दो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है मार्केट में तो हमेशा सस्ते वाले की तरफ जाएगा, महंगा क्यों लेगा, राइट? तो इसलिए हम बात कर रहे हैं यहां पर कि जहां पर इजीली सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वहां पर आपकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी, जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे। और भी रीजंस होते हैं, ये वन ऑफ द रीजन है, वन ऑफ द एग्जांपल है। ठीक है जी, तो यहां पर डिमांड के इलास्टिक है। कर्व कैसा है? फ्लैटर है। यहां पे कर्व कैसा है? स्टीपर है। ये दो केस हो गए, आगे देखते हैं। अब जल्दी जल्दी, अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे, है ना? दिस इज माई प्राइस, दिस इज माई डिमांड। प्राइस चेंज हो रहा है, डिमांड में चेंज हो ही नहीं रहा, डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा भाई, परफेक्टली इनइलास्टिक वाला केस बता रहा हूं। यानी जहां पर हम बात कर रहे हैं नेसेसिटी गुड्स की, सॉल्ट की, मेडिसिन की, क्या सॉल्ट सस्ता हो जाएगा तो क्या ज्यादा खाने लग जाओगे? क्या सॉल्ट ही सॉल्ट डाल दोगे क्या सब्जी में? नहीं ना, उतना ही करोगे जितना कंज्यूम करना है। मेडिसिन सस्ती हो जाओगे तो क्या कहेंगे, भैया एक्स्ट्रा दे दो, मेडिसिन सस्ती है तो ज्यादा दे दो, ऐसा बोलोगे? नहीं ना, उतनी ही डिमांड रखोगे जितनी है, जितनी जरूरत है, राइट? तो यानी कि प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस कम हो रहा है, डिमांड अपनी जगह से हिल भी नहीं रही, डिमांड उतनी की उतनी ही है जितनी होनी चाहिए, जितनी पहले थी यानी उतनी है, प्राइस से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो डिमांड कर्व मेरा इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप कर जाएगा सॉर्ट ऑफ, है ना? दिस इज माय डिमांड कर्व। फॉर्मूला से कंपेयर करो फिर से, ऊपर आता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, कितना परसेंटेज चेंज है? 0, कोई चेंज हो ही नहीं रहा डिमांड में भाई, तो न्यूमरेटर की वैल्यू है 0, प्राइस में कोई ना कोई चेंज हो रहा है इसलिए प्राइस की एक वैल्यू ले रहे हैं। अब इस फ्रैक्शन का आंसर क्या आएगा? किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हो जाए अगर 0 तो उस फ्रैक्शन का आंसर भी क्या बन जाता है बच्चों? 0, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0, कंज्यूमर का रिस्पॉन्स इज 0, डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इज 0, और इसका नाम क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक, बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं है,
बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है कंज्यूमर का, बिल्कुल भी डिग्री ऑफ चेंज नहीं है डिमांड में, इसलिए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, बढ़िया, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड वाला केस भी हो गया। अब देखते हैं एक और, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल डिमांड। सेम प्राइस पर ही डिमांड बढ़ रही है, सेम प्राइस पर ही डिमांड बढ़ रही है, या प्राइस सेम प्राइस नहीं कह सकते, इसके अंदर एक्चुअली स्टोरी है कि बहुत माइन्यूट सा चेंज है, इतना सा चेंज है कि हम ग्राफ में दिखा भी नहीं सकते, इतना पिन्नू सा चेंज है, बिल्कुल लुल्लू सा पुन्नू सा टुन्नू सा चेंज है, छोटा सा, तो इतना सा चेंज है कि दिख भी नहीं रहा, लेकिन कंज्यूमर हाईली रिस्पॉन्सिव है, कंज्यूमर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इतने से होने से भी उसको फर्क पड़ जाता है, मैं नहीं लूंगा या मैं ज्यादा ले लूंगा थोड़े प्राइस पे, थोड़ा सा भी चेंज होगा तो, या थोड़ा सा भी कम होगा तो भाग जाएगा, समझ गए। तो कंज्यूमर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो डिमांड कर्व मेरा ऐसा लेट जाता है, डिमांड कर्व विल बी अ कंप्लीटली फ्लैटर कर्व। तो आप जब फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो इस बार न्यूमरेटर में वैल्यू है, डिनोमिनेटर में 0 है, विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड। इसकी अगर आप डिवीजन करके देखोगे तो नेवर एंडिंग डिवीजन आएगी, कभी आप इसकी डिवीजन एंड कर ही नहीं सकते, करके देख लो, 0 को रखो बाहर, 5 को अंदर रखो, डिवीजन एंड करके दिखाओ मेरे को इसकी, किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 5 से कर लो, यहाँ तो 0 आएगा, फिर 5 बच जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 5 बच जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 5 बच जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 5 बच जाएगा, चलता रहेगा, नेवर एंडिंग। इसलिए जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तभी हम उसको नॉट डिफाइंड या फिर इनफिनिटी बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि उसकी डिवीजन ही इनफाइनाइट है, नेवर एंडिंग है, राइट। तो यहां पर बेटे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इनफाइनाइट, समझ गए, इनफाइनाइट डिमांड है, इसका नाम क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूरी तरह से डिमांड इलास्टिक है, डिमांड में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। लास्ट केस जो कि जनरल केस है, जो कि हम शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं वैसे भी, है ना, तो जनरल ही केस है, यानी कि हम इक्वल वाले केस की बात कर रहे हैं बेटे, कि जितना प्राइस बढ़ रहा है उतनी ही डिमांड कम हो रही है, तो जितना प्राइस कम हो रहा है उतनी ही डिमांड बढ़ रही है। सो दिस इज माय डिमांड कर्व, बिंदास, इसमें कुछ अलग नहीं है। फॉर्मूला से कंपेयर करें अगर हम, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की वैल्यू सेम है, यानी जितना डिनोमिनेटर में वैल्यू उतनी ही न्यूमरेटर में है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। सो इन दिस केस माय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू 1, और इसका नाम क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी बोले तो इक्वल टू 1, यानी जितना प्राइस में चेंज है उतना ही डिमांड में चेंज है, सेम यूनिटरी इलास्टिक। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू 1, तो मैंने लिख दिया ऊपर, इसको हम लिखेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे बेटा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये सारे इलास्टिसिटी के केसेस थे, और इलास्टिसिटी का मीनिंग था प्राइस इलास्टिसिटी का। अगर आपने प्राइस इलास्टिसिटी समझ लिए तो बाकी समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और काम की बात, कि जो बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसका, ये वाला परसेंटेज चेंज, हो सकता है एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाए, चांसेस है, तो आपको एक फॉर्मूला तो मैंने डिस्कस कर लिया है, इसी से डिराइव्ड एक और फॉर्मूला है वो भी पता होना चाहिए, और इसके अंदर एक और चीज की रेलेवेंस बताऊंगा, वो ध्यान से सुनना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा है ना, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी फॉर्मूला से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है, जो कि आप इसको एक्सपेंड करोगे तो डिराइव हो जाएगा, पर डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला से मतलब है, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी बाय क्यू, और एक माइनस का साइन। सर ये माइनस का साइन बहुत परेशान करता है, कभी लेना होता है कभी नहीं लेना होता, क्या स्टोरी है, सुन लो भाई, ध्यान से सुनेंगे। ये माइनस के साइन की स्टोरी सिर्फ इतनी सी है कि लॉ ऑफ डिमांड होने की वजह से, या इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड होने की वजह से हम ये माइनस साइन लगाते हैं। कैसे, देखो जरा एग्जांपल लेते हैं, जो मैंने एग्जांपल लिया 10 से 15 और 100 से 80। अगर आप यहां पर इलास्टिसिटी निकालोगे, बेटा माइनस की साइन की रेलेवेंस बता रहा हूं कि है क्या, उससे एक और बात समझ आएगी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आ सकती है। तो देखो, जब आप यहां पर इलास्टिसिटी निकालोगे, डेल्टा क्यू बोले तो क्वांटिटी में चेंज, देखो क्वांटिटी क्योंकि गिर रही है, तो चेंज हमेशा कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करके। आप करोगे सर 80 माइनस 100, तो आप लिखोगे माइनस का 20, तो ठीक है, फिर इस माइनस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कैलकुलेशन प्रॉपर मैथमेटिक्स के हिसाब से करी है, नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करके। लेकिन बच्चा कह रहा है सर मैं तो सिर्फ चेंज लेता हूं, मैं नेक्स्ट प्रीवियस नहीं जानता, तो बेटा नेक्स्ट प्रीवियस नहीं जानता तो माइनस लगा ही ले। तो मेरी बात समझ आ गई मैंने क्या बोला, कि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होने की वजह से कोई ना कोई एक चीज तो कम हो ही रही होगी, या तो प्राइस कम हो रहा होगा या डिमांड कम हो रही होगी। मेरे इस एग्जांपल में डिमांड कम हो रही है, अगर मैं प्राइस कम करता तो डिमांड बढ़ाता, तो वो प्राइस कम हो रहा होता, राइट। तो जो भी एक चीज कम हो रही है, जब आप उसका चेंज मेजर करोगे तो नेगेटिव साइन आ ही जाएगा, राइट।
तो उस नेगेटिव साइन आ ही जाने की रीजन की वजह से मैं पहले से ही माइनस का साइन लगा के चलता हूं। तो यानी दोनों बातें एक साथ नहीं होनी चाहिए कि आप माइनस का साइन ऐसे नहीं करोगे कि माइनस का साइन भी लगा दिया। ये सुन लो बेटा, कई बच्चों को है इसमें कंफ्यूजन कि माइनस का साइन भी लगा दिया, फिर यहां लिख रहे हैं माइनस का 20 और यहां लिख रहे हैं 5। भाई जब ये माइनस लगा दिया तो ये मत लगाओ ना, ये इसीलिए तो लगाया था क्योंकि इन दोनों में से एक माइनस आता है, और वो आता है इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, राइट, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, इसलिए तो लगाया है। समझ गए मेरी बात को? अच्छा, अब इसको सॉल्व नहीं कर रहे तो आप कर लेना, कमेंट में आंसर डाल देना। मेन बात सॉल्व करना तो मुझे पता है आप लोगों को आता ही होगा, कैलकुलेटर का काम है, वैसे भी आपने भी क्या करना है, वैल्यू डालनी है, कैलकुलेटर चलाना है, आंसर निकालना है। मेन बात कि जब आप माइनस के साइन को कंसिडर कर रहे हो यहां पर और माइनस में आंसर निकाल रहे हो तो ध्यान देना मेरी बात पे। मान लो दो केसेस है, एक में आपकी इलास्टिसिटी आई है माइनस का 1.5 और एक बार आपकी इलास्टिसिटी आई है माइनस का 2। कौन सी केस में इलास्टिसिटी ज्यादा है? अगर आप नंबर लाइन सिस्टम फॉलो करेंगे मैथमेटिक्स का तो उसमें उल्टा चलता है नेगेटिव वाली साइड पे, यानी जीरो से पहले जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसमें जो बड़ा नंबर होता है वो एक्चुअली में पहले वाले से छोटा होता है। मतलब अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो मैं बोलूंगा माइनस का 1.5 और 2 है, अगर तो मैं बोलूं माइनस का माइनस 2 है तो मैं बोलूंगा माइनस का 1.5 बड़ा है, क्योंकि माइनस साइड पे तो ऐसा होता है। लेकिन मेरे बच्चों ये इकोनॉमिक्स है, प्यारे प्यारे बच्चों ये इकोनॉमिक्स है बेटा, इसके अंदर ये माइनस साइन का रेलेवेंस मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं है। यहां पर माइनस साइन का रेलेवेंस क्या है? लॉ ऑफ डिमांड, अभी बताया। तो यहां पर जब हम दो इलास्टिसिटीज कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव साइन को इग्नोर करके करेंगे। मींस यहां पर आप इलास्टिसिटी जब बताओगे तो भले ही माइनस का साइन है आप 2 को ही बड़ा बताओगे, माइनस साइन को इग्नोर करके बताओगे कि इलास्टिसिटी कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, नॉट विदाउट कंसिडरिंग द नेगेटिव साइन। याद रहेगी ये वाली बात, विदाउट कंसिडरिंग द नेगेटिव साइन आप इलास्टिसिटी बताओगे कि कौन सी ज्यादा है और कौन सी कम है। समझ गए? मतलब नॉर्मली 1.5 ही छोटा होता है और 2 बड़ा है तो आप 2 को ही बड़ा बताओगे। नेगेटिव साइन वाली बात जो है ना नंबर लाइन वाली वो भूल जाओ, वो मैथमेटिक्स के हिसाब से। यहां पर नेगेटिव साइन का मतलब ही कुछ और है, यहां पर मतलब है इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि इन दोनों में से एक नेगेटिव आता है कैलकुलेशन करते वक्त, इसलिए एक नेगेटिव साइन हम लेके चलते हैं। ठीक है, चलो ये बात समझ आ गई, ये वाला फॉर्मूला समझ आ गया भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये वाला फॉर्मूला समझ आ गया, नेगेटिव साइन वाली बात समझ आ गई। चलो वापस चलते हैं अपनी दुनिया में जहां से हमने बात शुरू करी थी। तो दिस इज माय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक बार देखते हैं जल्दी से। Elasticity of demand measures how much the quantity demanded of a product changes in response to the change in factors like price, consumer income, price of related good और advertisement, है ना। हम सारी इलास्टिसिटी कवर कर रहे हैं। तो इलास्टिसिटी सिर्फ हमने तो प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा है, तो सिर्फ इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि कितना डिमांड में चेंज हो रहा है विद रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनी ऑफ दीज फैक्टर्स आउट ऑफ विच वी हैव स्टडीड दिस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हमने ये पढ़ लिया है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज होता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है? कंज्यूमर की इनकम या रिलेटेड गुड या एडवर्टाइजिंग, ये सब चीजें हो सकती है, माइट बी, देयर माइट बी पॉसिबिलिटीज, राइट। ठीक है जी, तो फॉर्मूला ये हमने पढ़ लिया बेटा। कौन कौन सी है? प्राइस पढ़ेंगे, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। जल्दी जल्दी पढ़ते, बेसिक जो हमने पढ़ लिया प्राइस वाला वही सब में मोस्टली यूज होगा, ठीक है ना। चलो आई होप इलास्टिसिटी सबको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी देखते हैं पहले। Price elasticity of a demand measures how much the quantity demand of a product changes in response to the change in its price। सारी बातें डिटेल में कर चुके हैं। Assuming all other factors like income, taste, ये सब कांस्टेंट है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड को ही ऑपरेट करते हैं ना हम प्राइस इलास्टिसिटी में। Price elasticity of demand is usually negative since the price and demand move in opposite direction। अब ये भी लंबा चौड़ा डिस्कशन की है, but we ignore the negative sign and focus on the absolute value, है ना। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड -5 है, वी इंटरप्रेट एज 1.5 दैट इज डिमांड इज इलास्टिक, 1 से बड़ा। ये मत सोचना सर अभी तो आपने बताया कि 1 से बड़ा इलास्टिक होता है, लेकिन हमारा आंसर तो 1.5 आया नेगेटिव का, ये तो सर 1 से छोटी है वैल्यू। नहीं भाई, नेगेटिव साइन को इग्नोर करके बोलना है आपने, नेगेटिव साइन इग्नोर करके बताना है कि ये 1 से बड़ा ही है, इलास्टिक ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये कुछ क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मैं नहीं करूंगा इसको, ये आप ही करोगे। कमेंट में मेरे को उसको आंसर डाल के देने, मैं देखूंगा कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो तक पहुंचे हो, पढ़ रहे हो, तो इसको पॉज करके नोट कर लो अपने पास और इसके सॉल्यूशन मेरे को कमेंट में डालने बढ़िया से, सब बच्चों ने। फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, कंसेप्ट बता चुका हूँ क्या है, तो उसी कंसेप्ट को उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। किसी किसी केस में परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा, किसी किसी केस में वो डिराइव्ड वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला, है ना। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में आप कौन सी सिचुएशन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और दोनों भी हो सकते हैं एक साथ, कि मान लो एक परसेंटेज का डेटा दिया हुआ है, फिर ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल डिमांड, ये सब दिया हुआ है, ऐसे सिचुएशन दी हुई है, ठीक है। क्या कह रहे हो सर, एक क्वेश्चन कर दो, ये लो फर्स्ट वाला कर देता हूं। चलो
थोड़ा फॉर्मूला समझने के लिए फर्स्ट वाला कर देता हूं। चलो देख लो क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4, 6 से 4 हो गया प्राइस, ठीक है जी। एंड गुड इंक्रीजेस फ्रॉम एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ 10 से 15, 6 से 4 और 10 से 15, ये लो ये सिचुएशन है, 6 से 4 और 10 से 15। एक बार देख लो बेटा वैल्यूज किस तरीके से डलती है फॉर्मूला में, फिर बाकी के आंसर आप लोग मेरे को कमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, माइनस का डेल्टा क्यू अपॉन में माइनस इंटू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी बाय क्यू, राइट। डेल्टा क्यू मतलब क्वांटिटी में चेंज। अब मैंने नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगा दिया तो मैं सिर्फ चेंज लिख दूंगा, मेरे को मतलब नहीं है कि बाद वाला पहले वाला बाढ़ में जाए। डिफरेंस कितना है 5 का, नेगेटिव साइन तो चल ही रहा है ना। डेल्टा पी कितना है 2 का। ओरिजिनल प्राइस बोले तो जितना पहले था प्राइस 4 और जितना पहले क्वांटिटी थी बोले तो 6/10। अब आप इसको कैलकुलेटर में तो कर ही सकते हो, कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 6 पंजे 30, 2 एकम 2, 2 3 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3/2 यानी कि माइनस का 1.5। ये लो, समझ गए कैसे वैल्यूज पुट करनी है, कैसे सॉल्व करना है, कर लोगे। चलो ये लो फिर से दिखा रहा हूं, क्वेश्चंस की एक बार वीडियो पॉज कर लेंगे। सारे आंसर बेटा कमेंट में चाहिए बढ़िया से, समझ गए। चलो आगे बढ़े। नाउ न्यू कंसेप्ट पॉइंट इलास्टिसिटी, इसका कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से समझ लेंगे एग्जाम में कैसे इसको हैंडल करना है, क्या होता है ये। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, जो मैथ्स पढ़ते हैं, जो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन जानते हैं, उनको तो एक बार में शायद क्लिक हो जाएगा कि ये कैसे हो रही है इसके अंदर स्टोरी। पर जो नॉन मैथ्स वाले भी हैं उनको मैं एक तरीका बता रहा हूं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में काम आएगा, सीधा आप उसको यूज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पहले पॉइंट इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। पहले तो मतलब समझते हैं कि एक डिमांड कर्व के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं बेटा, ठीक है। आप लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, नॉट ऑन दी होल डिमांड कर्व, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला में देख रहे हो पहले तो क्या चेंज हो गया, dq by dp इंटू पी बाई क्यू। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी की जगह dq by dp लिख दिया हमने, है ना। तो इस बात का मतलब समझते हैं, सीधा आपको बता दूं, पहले चलो पढ़ते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, किसी स्पेसिफाइड पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं, ठीक है। When the price change is very small, infinitesimal, मतलब बहुत छोटा सा चेंज है प्राइस में, ये यूज ही तभी हो रहा है, ये हम कर इसलिए यूज रहे हैं क्योंकि कोई मेजर चेंज नहीं है प्राइस में, बहुत छोटा सा चेंज है, तो उसके लिए हम पूरा फॉर्मूला वाला नहीं लगा पाड़े, इसलिए हमें छोटा सा ये वाला फॉर्मूला चाहिए, पॉइंट इलास्टिसिटी वाला, राइट। कहां यूज होता है, हेल्पफुल फॉर एनालाइजिंग स्मॉल चेंज और यूज इन मार्जिन एनालिसिस टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल प्राइसिंग, के लिए मार्जिनल जो एनालिसिस होते हैं उसमें यूज होता है, या मोर एक्यूरेट देन जनरल इलास्टिसिटी व्हेन इवैल्यूएटिंग स्मॉल प्राइस चेंज। जब मैंने कहा ना कि जो मेन इलास्टिसिटी हमने पढ़ा है वो इतना यूजफुल नहीं होता जब प्राइस में चेंज बहुत छोटा होता है, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे बेटा, एक सिचुएशन दिखाता हूं मैं आपको। सपोज आपको डिमांड फंक्शन दिया हुआ है कुछ ऐसे 5 + 20p, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डिमांड फंक्शन और बोला हुआ है कैलकुलेट द इलास्टिसिटी या पॉइंट इलास्टिसिटी, हो सकता है मेजर मेंशन कर दे, और बोले व्हेन प्राइस इज 10, ठीक है। मतलब क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट पॉइंट इलास्टिसिटी, कैलकुलेट पॉइंट इलास्टिसिटी इस केस में व्हेन प्राइस इज 10। तो बेटा सिंपल से एक बात समझो, पॉइंट इलास्टिसिटी का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज dq by dp, ठीक है, सॉरी इनटू में p by q, ठीक भाई। dq by dp जो है ना, इस फंक्शन के अंदर जो प्राइस के साथ वैल्यू लिखी हुई है ये डायरेक्ट मेरा dq by dp है। इस बात को माइंड में प्रिंट कर लो, जो मैथ्स वाले बच्चे उनको बता दूं कैसे हो रहा है ये q का फंक्शन है, मैंने qx लिखा है, मैं इसको स्मॉल q भी लिख सकता हूं, जो मैथ्स वाले उनको ये बात समझ आ जाएगी जल्दी से। अगर मैं इस फंक्शन को p की रिस्पेक्ट में डेरिवेट करूं तो क्या होता है, dq by dp ऐसे लिखेंगे, ये कांस्टेंट है 0 हो गया, ये हट गया तो सिर्फ 20 तो रह गया। ये मैथ्स वाले बच्चों को समझ आएगी बात, नॉन मैथ्स वालों के लिए इतना याद रख लो, p के साथ जो वैल्यू लिखी है वो डायरेक्ट dq by dp हो जाएगा। समझ गए मेरी बात, दोनों के हिसाब से बता दिए, ठीक है जी। तो भाई dq by dp की जगह सीधा क्या आ गया बेटा 20, p मेरे को दे रखा है 10, तो ये लो 10 लिख दिया। अब q की जगह क्या लिखें, तो q की जगह ये फंक्शन है पूरा, इसमें आप p की वैल्यू 10 पुट करो और q सॉल्व कर दो। p की जगह 10 पुट करो तो कितना आएगा, 200 + 5 205। मेरा थोड़ा अजीब सी वैल्यूज है पर अभी समझ लेना, मतलब तरीका बता रहा हूं आपको। तो दिस इज द थिंग, ऐसे करना है। पॉइंट इलास्टिसिटी वाले क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, ऐसे ही होगा एग्जाम में। फिर से बता रहा हूं, फंक्शन दिया होगा, प्राइस की वैल्यू दी होगी, प्राइस को पुट करके क्वांटिटी निकाल लो, पहले निकाल के रख लो, फिर फॉर्मूला लगाओ। जो फॉर्मूला में dq by dp है उसकी सीधी वैल्यू क्या है, जो भी प्राइस के साथ नंबर लिखा हुआ है दैट इज dq by dp एंड विच इज स्लोप, दिस इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये भी याद रखना है, ये अलग से भी आ सकता है इसका क्वेश्चन। दिस इज माय बेटा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, याद रहेगा।
ये dq बाई dp क्या है? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। फिर p आपको दे रखा है, q आपने निकाल दिया इसमें वैल्यू पुट करके, सारी वैल्यूज पुट करी, बस अब तो कैलकुलेटर का खेल रह गया। ये सब कुछ करने के बाद क्या रह गया? सिर्फ ये, अब तो सिर्फ इसका गेम है, हो जाएगा, है ना? बढ़िया, दिस इज माय पॉइंट इलास्टिसिटी, हमने समझ लिया। नाउ बेटा ज्योमेट्रिक मेथड समझते हैं, हालांकि एग्जाम के लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस एक मेन बात बताऊंगा जो एग्जाम में काम आ सकती है, समझते हैं पहले। चलो ज्योमेट्रिक मेथड में क्या है? ये मेरा डिमांड कर्व है, जानबूझ के मैंने एक्सिस पे टच करके बनाया। इसमें एक सेंटर पॉइंट मार्क करना है और एंड पॉइंट्स तो मेरे पास पहले से ही है। एंड पॉइंट और सेंटर पॉइंट का सेंटर पॉइंट, फिर सेंटर पॉइंट और एंड दूसरे वाले एंड पॉइंट का सेंटर पॉइंट, सबको नाम दे दो, ए बी सी डी ई। ठीक है जी। ज्योमेट्रिक मेथड क्या कहता है कि यहां पर हम डिमांड कर्व के ऊपर अगर हम मूव करते हैं अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड, तो मेरी इलास्टिसिटी पे क्या फर्क आता है। दिस इज माय ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है ना? तो इसके अंदर एक फॉर्मूला याद रखेंगे सीधा सीधा, दिस इज माय डिवाइड, ये डिवाइड का साइन है, अगर बच्चे थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, दिस इज डिवाइड, मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ठीक है, सारे पॉइंट्स पे पहले हम पॉइंट ए पे बात करते हैं। पॉइंट ए पे लोअर सेगमेंट क्या है? ए ई। लोअर सेगमेंट क्या है बेटे? ए ई है। और अपर सेगमेंट क्या है? अपर तो कुछ है ही नहीं, यानी जीरो। अपर तो कुछ है ही नहीं ना, जीरो है। तो अगर मैं ए ई बाई जीरो कर रहा हूं, यानी कि इनफाइनाइट आएगा आंसर, तो इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या है? इनफाइनाइट है। बी पॉइंट पे देखेंगे, लोअर सेगमेंट इज बी ई और अपर क्या है? ए बी। ध्यान से देखो, सेगमेंट का साइज तो दिख ही रहा होगा ना, बीई जो है वो बड़ा सेगमेंट है, ए बी जो है वो छोटा सेगमेंट है। मींस न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है, डिनोमिनेटर छोटा है। भाई बीई बड़ा है ना और ए बी छोटा है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो गई और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो गई, तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। यानी यहां पर मेरी इलास्टिसिटी क्या है? ग्रेटर देन 1 है। सी पॉइंट पे जितना नीचे सेगमेंट है उतना ही ऊपर है, क्योंकि सी मेरा मिड पॉइंट है, तो यहां पर मेरी इलास्टिसिटी क्या आएगी? इक्वल टू 1। डी पॉइंट पे लोअर सेगमेंट है डीई और अपर है एडी, है ना? अब मेरा नीचे वाला सेगमेंट छोटा, मतलब जो न्यूमरेटर की वैल्यू वो छोटी हो गई, इसको उल्टा कर दो, बोले तो 2/5, है ना? अब क्या केस है? ऊपर वैल्यू छोटी नीचे बड़ी है, तो मेरा इलास्टिसिटी का आंसर क्या आएगा? लेस देन 1। और यहां पर आ जाओ ई पे, लोअर सेगमेंट है ही नहीं, जीरो, अपर सेगमेंट है ए ई, है ना? तो जीरो आंसर आएगा यहां पर। तो बेटा एक चीज दिख रही है आपको, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ही आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हो डिमांड कर्व पे, तो इलास्टिसिटी कम होती रहती है। नीचे से ऊपर मूव करोगे तो इलास्टिसिटी बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आओगे तो इलास्टिसिटी कम होगी। हाईलाइट कर दो एक बारी, ये लो, 0, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और इनफाइनाइट, ये लो, याद रहेगा? एक बार यहां से पढ़ लेते हैं जल्दी से, है ना? ले लो। A linear demand curve has a constant slope. Price elasticity और demand varies along the different points on the curve. Elasticity at point lower segment, ये फॉर्मूला बता दिया। At the top of the demand curve, price is high, quantity is low, elasticity is high. Mid point पे क्या होगा? यूनिटरी होगी। बॉटम पे क्या होगा? प्राइस कम होगा, क्वांटिटी ज्यादा होगी, इलास्टिसिटी लो होगी। ये सारी बातें हम डिमांड कर्व में देख चुके हैं। दिस इज माय ज्योमेट्रिक मेथड, इजी पीजी, है ना? चलो अब आते हैं बेटा आर्क इलास्टिसिटी, भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आने के चांस है, पूरे चांस है इसके भी। यहां पर क्या अभी तक हम पॉइंट्स पे बात कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि डिमांड कर्व पे कोई आर्क ले रहे हैं, यानी डिमांड कर्व पे हम किसी पर्टिकुलर प्राइस से किसी पर्टिकुलर प्राइस तक की ही इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं। इसको डायग्राम से समझते हैं एक बार, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, देखेंगे जरा। ये है मेरा डिमांड कर्व, ऐसे बनाते हैं, हो सकता है ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हैं इसको। अब आप ध्यान से देखो इस डिमांड कर्व पे, अगर मैं सिर्फ एक पोर्शन हाईलाइट करूं आप लोगों के लिए, यहां से यहां तक, ठीक है, फिर एक और पोर्शन हाईलाइट करूं यहां से यहां तक, तो आप कह सकते हो कि ये वाला पोर्शन ज्यादा स्टीपर लग रहा है देखने में और ये वाला पोर्शन ज्यादा फ्लैटर है, लेटा हुआ है। ये वाला पोर्शन स्टीपर है और ये फ्लैटर है बेटे, है ना? क्या बोला मैंने बच्चों? अरे मिट क्यों रहा है मैंने? हाँ यार, हाँ भाई समझ आ रही मेरी बात? क्या बोला मैंने? भाई ऊपर वाला पोर्शन स्टीपर दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है फ्लैटर, है ना? लेटा हुआ यहाँ पर, यहाँ फ्लैट स्टीपर है, तो यानी कि एक ही डिमांड कर्व पे अलग अलग आर्क पे इलास्टिसिटी अलग हो सकती है। ये आर्क इलास्टिसिटी, समझ गए मेरी बात? कि हम एक पर्टिकुलर प्राइस से पर्टिकुलर प्राइस तक की जो चेंज हुआ है डिमांड में, उसमें इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं, नॉट ऑन दी होल डिमांड कर्व, ठीक है ना? तो लेट सपोज मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूं, अगर मान लो, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
इस वाले पॉइंट पे एक प्राइस होगा और एक डिमांड होगी, दैट इज P1 Q1, फिर एक चेंज हुआ है यानी यहां पर एक P2 होगा, ये Q2 है, दो प्राइस दो डिमांड और ये आर्क की बात हो रही है। तो यहां पर हम लगाते हैं आर्क इलास्टिसिटी, सिंपल फॉर्मूला बेटा ये रहा आपके सामने। डेल्टा क्यू मतलब डेल्टा क्यू कैसे निकालोगे, क्यू, अब बुक में जो फॉर्मूला देखोगे ना वो कुछ ऐसा लिखा होगा कि Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय लिखा होगा Q2 प्लस Q1, फिर इनटू में लिखा होगा P1 प्लस P2 और यहां लिखा होगा P2 माइनस, कुछ कॉम्प्लिकेट करके ऐसे लिखा होगा, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ यहां पर, मतलब एक ही है क्योंकि ये क्या है डेल्टा क्यू लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, ये क्या है डेल्टा पी लिखा हुआ है, ये क्या है P1 प्लस P2 न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ये क्या है Q1 प्लस Q2 लिखा हुआ है। तो ये ज्यादा सिंप्लीफाइड है ना, क्योंकि डेल्टा तो आप समझते हो क्या होता है, चेंज है ना, चेंज निकालना आता ही है हम सबको भाई। डेल्टा क्यू मतलब क्वांटिटी का चेंज जो कि नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करके निकलेगा, डेल्टा पी मतलब प्राइस का चेंज, P1 प्लस P2 मतलब दोनों को प्लस कर दो और Q1 प्लस Q2 यानी दोनों को प्लस कर दो क्वांटिटी को। कहने का मतलब एक बार डिफरेंस लेना है क्वांटिटी का, एक बार सम लेना है, फिर एक बार डिफरेंस लेना है प्राइस का, एक बार प्राइस का सम लेना है, डायरेक्ट फॉर्मूला, आंसर निकल आएगा सीधा सीधा, सीधा आंसर निकलेगा भाई। दिस इज कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है, देख लेते हैं एक बारी, चलो फटाफट से। तो व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज इन सिग्निफिकेंटली विद मेजर द इलास्टिसिटी ओवर अ रेंज, हम सिर्फ एक रेंज पे निकाल रहे हैं इलास्टिसिटी, डिमांड कर्व के किसी पर्टिकुलर रेंज पे, जैसे हमने यहां किया है ना, ऑफ द डिमांड कर्व इंस्टेड एट अ सिंगल पॉइंट पे नहीं, एक रेंज पे, जैसे यहां से यहां तक की रेंज है, मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो मैंने पॉइंट ए से बी तक इलास्टिसिटी निकाली है, ठीक है। इट्स यूज्ड किस लिए होता है, टू अवॉइड द कंफ्यूजन अबाउट विच प्राइस और क्वांटिटी टू यूज एज द बेस, इनिशियल और फाइनल, किसको यूज करना है पता नहीं लग रहा, तो भाई हम दोनों को यूज कर लेते हैं। इस आर्क पे दोनों प्राइस दोनों क्वांटिटी यूज हो रही है, राइट। इट गिव्स अ कंसिस्टेंट रिजल्ट वेदर प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो, किसी को भी P2 लो किसी को P1 लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल है। नाउ टोटल आउटले मेथड, और बेटा आपके पास टोटल रेवेन्यू मेथड भी दिया हुआ है, दोनों का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है। टोटल एक्सपेंडिचर की जगह आप लोग टोटल रेवेन्यू रिप्लेस कर देना, सेम कंसेप्ट निकलेगा। तो देखो ध्यान से, सीधा सीधा बता दूं, पहले सीधा सीधा समझ लेते हैं लोग। टोटल एक्सपेंडिचर से हम इलास्टिसिटी कंप्यूट कर रहे हैं, मींस हम प्राइस का रिलेशन देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर से, ठीक है। चलो एग्जांपल के साथ साथ चलते हैं। टोटल आउटले मेथड हेल्प्स टू डिटरमाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑब्जर्विंग हाउ टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर है टोटल रेवेन्यू एक ही बात है, चेंजेस व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड चेंज। समझ रहे हो क्यों कह रहे हो एक ही बात है, क्योंकि एक पर्सन का एक्सपेंस दूसरे का रेवेन्यू है, इकोनॉमी में आप रेवेन्यू निकाल रहे हो एक्सपेंडिचर निकाल रहे हो, एक ही बात है। क्योंकि देखो जब आप कोई चीज परचेज करोगे तो कंज्यूमर के लिए वो एक्सपेंस है और जिसके पास वो पैसा जा रहा है उसके लिए रेवेन्यू है, तो एक ही बात है, राइट। एग्जांपल देखो, इलास्टिक वाला केस, प्राइस ड्रॉप हुआ 500 से 400, 500 से 400 प्राइस हो गया, है ना। डिमांड इंक्रीज हुई 100 से 150, ये प्राइस है ये डिमांड है। तो अगर आप यहां पर बेटा टोटल एक्सपेंडिचर निकालोगे तो क्या निकलेगा, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 500, 400 इंटू 150 कितना हो गया, सॉरी 50,000 हो गया ना, वो ये 50,000 हो गया, ये हो गया 60,000, है ना, है ना, सॉरी 500 था ये, 500 इंटू 100, 5 के बाद 4 0, ये हो गया 60। तो देखो क्या हुआ, प्राइस फॉल हुआ लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, प्राइस फॉल लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो सीधा सीधा याद करो कि जब प्राइस फॉल हो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, या फिर दूसरा केस भी लो कि जब प्राइस बढ़े और टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, बोले तो इनवर्स रिलेशन हो प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में, तो हम कहेंगे बेटा कि मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 नहीं, ग्रेटर देन 1, इलास्टिक है, मेरी डिमांड में इलास्टिसिटी ज्यादा है। अब यहां पे देख लो, यहां पे 100 का चेंज हो रहा था, यहां पे 50 का चेंज हो रहा है, राइट। तो मेरी डिमांड में यहां पर क्या है, इलास्टिसिटी ज्यादा निकलेगी। समझ रहे मेरी बात को, समझे कि नहीं। देखो यहां पर कितने से फॉल हुआ, इधर यहां देखेंगे ध्यान से, मेरा प्राइस 500 से हुआ 400, है ना, और डिमांड इंक्रीज हो गई थी 100 से 150। हाँ, तो डिमांड मेरी क्या है बेटा, यहां पर इलास्टिक। तो जब इनवर्स रिलेशन होगा तो डिमांड में इलास्टिसिटी होगी, जब डायरेक्ट रिलेशन होगा यानी कि जब प्राइस बढ़ेगा और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, या प्राइस कम होगा और टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, तो मेरी इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। और अगर मेरा प्राइस बढ़े, सॉरी प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर में नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं है टोटल एक्सपेंडिचर में, तो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इक्वल टू 1। ये केस है। और यहां पे सब जगह आप टोटल एक्सपेंडिचर की जगह टोटल रेवेन्यू रिप्लेस कर दो, एक ही बात है। तो टोटल रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आए या टोटल एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, कंसेप्ट सेम निकलेगा, आंसर सेम निकलेंगे। ठीक है जी, बात समझ आ गई। ये एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं यहां पर देखो, ये उस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, प्राइस था 20 से 18,
डिमांड थी 500 से 520, तो टोटल रेवेन्यू का एग्जांपल दिया हुआ है ना, 10,000 से हो गए 9,368। देखो क्या हुआ था, प्राइस मेरा क्या हुआ 20 से 18 और टोटल एक्सपेंडिचर भी है, टोटल रेवेन्यू भी कम हो गया, तो ये इनइलास्टिक डिमांड का केस है, बोले तो लेस देन 1 वाला। समझ गए? तो भाई सीधा याद कैसे रखना है, डायरेक्ट रिलेशन है तो ग्रेटर देन 1 है, चाहे टोटल एक्सपेंडिचर हो या टोटल रेवेन्यू, प्राइस के साथ रिलेशन देखना है, प्राइस के साथ टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू। अलग से लिख दो उसको, ये लो, प्राइस अगर इंक्रीज हो और टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू दोनों एक साथ लिख देते हैं, या टोटल रेवेन्यू, और प्राइस अगर डिक्रीज हो तो टोटल एक्सपेंडिचर है टोटल रेवेन्यू पे क्या फर्क आ रहा है, प्राइस इंक्रीज होने से ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला कौन सा केस है बेटा, जहां पर इलास्टिसिटी आएगी, ये हमारा क्या है ऑपोजिट केस है ना, तो इलास्टिक आएगी। और जब डायरेक्ट वाला, ये पहला केस है, दूसरे केस में लेते हैं डायरेक्ट कि प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू भी कम हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो इस केस में मेरे इलास्टिसिटी आएगी लेस देन 1। और थर्ड केस क्या है मेरे बच्चों, प्राइस बढ़ेगा या प्राइस कम होगा, टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, उस केस में मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। तीनों केस याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इनमें से, तो ठीक है ना। चलो जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब है मजेदार टॉपिक, कह रहे हैं ऐसे कौन से डिटरमिनेंट्स है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनसे इलास्टिसिटी इफेक्ट होती है। भाई ध्यान से समझेंगे, हम यहां पर बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नॉट डिमांड, दोनों में टॉपिक्स में फर्क है। जब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, तो यानी कि डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी की, कि कौन से फैक्टर्स की वजह से इलास्टिसिटी, बोले तो डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इफेक्ट होगा, कि प्राइस अगर इतना चेंज हो रहा है तो डिमांड, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया भी था कि सब्स्टिट्यूट, जितना ज्यादा किसी गुड के मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे उतनी आपकी डिमांड में इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी, यानी प्राइस के थोड़े बहुत चेंज से भी आप ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखाओगे डिमांड में, है ना। अगर प्राइस में थोड़ा भी चेंज आएगा तो आपकी डिमांड में फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगी, क्योंकि मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इजीली आप स्विच कर सकते हो। कितने कम सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी कम होगी, या फिर कोई गुड कितना ज्यादा नेसेसिटी वाला है तो उतनी आपकी डिमांड में इलास्टिसिटी कम होगी, क्योंकि आपको प्राइस से फर्क नहीं पड़ेगा, कंज्यूम करना है तो करना है। कितना कोई गुड लग्जरी वाला है तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। तो ये सब मैंने एक दो एग्जांपल लिए थे, और भी देख सकते हैं, नेचर, है ना। कोई अगर मान लो कोई चीज आपकी अर्जेंसी है, अर्जेंट बेसिस पर चाहिए, तो आपकी इलास्टिसिटी कम होगी, मानते हो? क्यों? क्योंकि अर्जेंट बेसिस इलास्टिसिटी कम ज्यादा होने का मतलब क्या है, कि कब आपको प्राइस से फर्क पड़ रहा है, कब आपको प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज से फर्क नहीं पड़ रहा, यही मतलब है इलास्टिसिटी। और यही मतलब हम यहाँ पर फैक्टर्स में पढ़ रहे हैं कि जितना ज्यादा कोई चीज आपको अर्जेंट बेसिस पर चाहिए होगी, उतनी ही आपकी डिमांड में इलास्टिसिटी कम होगी, है ना। कि भाई वो चीज मेरे को अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, किसी भी कीमत पे चाहिए, तो दैट मींस आपकी डिमांड में इलास्टिसिटी कम है ना। और आप अगर फ्यूचर में ट्रांसफर कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो अपनी डिमांड को, तो आप क्या कहोगे, कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे, अभी किस बात की आफत आई है, यही बोलोगे ना। तो जब आप बाद में शिफ्ट कर सकते हो अपनी डिमांड को, तो आपकी डिमांड में इलास्टिसिटी ज्यादा है, आप ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हो कि प्राइस बढ़ गया, ओहो नहीं लेंगे, बाद में ले लेंगे, छोड़ो, प्राइस बढ़ गया, अरे मेरे को तो लेना है यार, चाहे जो भी प्राइस हो लेना ही लेना है, तो आप ले लोगे। तो दिस इज द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग, और यही पॉइंट्स अभी कुछ आने वाले, देखते भी। तो देखो बेटा, सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट आ गया, कितने ज्यादा किसी गुड के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ना। ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, जैसे बटर वर्सेस मार्गारीन, फ्यूअर सब्स्टिट्यूट, इनइलास्टिक होगी, जैसे सॉल्ट और पेट्रोल। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, मजेदार पॉइंट, आपके पास जितनी इनकम है उसका कितना पोर्शन स्पेंड हो रहा है। मान लो आपके पास पड़े 1 लाख रुपए, और आप जो चीज आप कंज्यूम करने जा रहे हो जिसका प्राइस बढ़ा है, वो कोई 10 रुपए वाली चीज है और वो 20 की हो गई है, तो आपको फर्क पड़ेगा। आपके पास तो 1 लाख रुपीस पड़े जेब में, तो कोई 10 की चीज अगर 20 की हो गई तो आप क्या कहोगे, हट भाड़ में जा, मैं तो 20 की, मैं कितने की भी ले सकता हूं। गेटिंग द पॉइंट। तो टोटल इनकम में से कितना पोर्शन है उस चीज का जिसका प्राइस चेंज हो रहा है, इस पे भी आपकी इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। जितना स्मॉलर पोर्शन होगा उतनी आपकी डिमांड में इलास्टिसिटी भी कम होगी, जितना लार्जर पोर्शन होगा उतनी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी। कोई 80,000 रुपए की चीज 90,000 रुपए की हो गई, पैसे टोटल 1 लाख रुपए पड़े, तो 80,000 रुपए की चीज अगर 90,000 रुपए की हो गई तो आपको फर्क पड़ेगा। कोई 10 रुपए की चीज 20 की हो गई तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए पड़े। गेटिंग द पॉइंट। हायर शेयर ऑफ इनकम ज्यादा इलास्टिक होगा, जैसे रेंट और क्लोथिंग, लोअर शेयर में इनइलास्टिक होगा, मैचेस और सॉल्ट। नेचर कैसा है, अगर ज्यादा नेसेसिटी वाला गुड है तो इनइलास्टिक, सॉल्ट और मेडिसिन, है ना। जितना नेसेसिटी वाला होगा उतना आपको प्राइस से फर्क कम पड़ेगा। फूड, हाउसिंग, लग्जरी हो गया इलास्टिक, जितना लग्जरियस होगा, होम थिएटर, ठीक है। नंबर ऑफ यूजेस, किसी गुड के जब यूजेस ज्यादा है
तो आप डिमांड में फ्लक्चुएशंस ज्यादा दिखाओगे। किसी गुड में अगर यूजेस ज्यादा है तो आप उसके पास चॉइसेस होंगे ना आपके पास, जैसे मिल्क है, मिल्क के बहुत सारे यूजेस है, मिल्क का प्राइस बढ़ गया तो आप क्या कहोगे, उसके यूजेस कम कर दोगे, तो आप डिमांड में फ्लक्चुएशन दिखा सकते हो। लेकिन किसी गुड के यूज ही सिर्फ एक है, लिमिटेड यूज है कि उससे एक ही काम हो सकता है सिर्फ, तो आप उसकी डिमांड में इलास्टिसिटी ज्यादा नहीं दिखा सकते, ज्यादा चेंज नहीं दिखा सकते, ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। गेटिंग द पॉइंट? तो जितने ज्यादा यूजेस होंगे उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। जैसे देखो मिल्क कैन बी यूज फॉर कर्ड, स्वीट एटसेट्रा। जितने कम यूज होंगे उतनी डिमांड में इलास्टिसिटी भी कम होगी, क्योंकि चॉइसेस कम है, यूजेस कम है, तो इलास्टिसिटी भी कम है। सिंपल। टाइम पीरियड, जितना ज्यादा कम समय में आपको कोई चीज करनी है तो इनइलास्टिक। लेस टाइम टू एडजस्ट, जितना आपके पास एडजस्ट करने का टाइम कम है उतनी इलास्टिसिटी भी कम होगी। जितना लंबे समय है उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। मोर टाइम टू फाइंड द अल्टरनेटिव चेंज इन द बिहेवियर। जितना टाइम कम है उतनी इनइलास्टिक, जितना समय ज्यादा है उतनी ज्यादा इलास्टिक। कंज्यूमर हैबिट, कोई चीज कंज्यूमर की प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हैबिट का पार्ट है तो डिमांड इनइलास्टिक होगी बेटा। जितना ज्यादा किसी की कोई हैबिट का पार्ट है कि हैबिचुअल है, छोड़ ही नहीं सकता, उतनी डिमांड इनइलास्टिक है। हैबिट नहीं है तो छोड़ देगा, है ना। जैसे देखो जो एडिक्टिव गुड्स लाइक टोबैको है तो उसमें डिमांड इनइलास्टिक होती है, प्राइस कोई भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। टाइड गुड्स होते हैं, कई गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड बंधी होती है कि उनकी अपनी वैसे कोई डिमांड नहीं है। जैसे आप प्रिंटर ले रहे हो तो इंक की डिमांड होगी, प्राइस से फर्क थोड़ी पड़ेगा। प्रिंटर ले लिया, अब इंक थोड़ी सी महंगी होगी, तुम क्या कहेंगे, नहीं इंक तो नहीं ले पाएंगे हम, तो प्रिंटर का क्या करोगे फिर, है ना भाई। तो प्रिंटर ले लिया अगर, तो उसके साथ कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जो टाइड है, बंधे हुए हैं, तो उनका प्राइस अगर थोड़ा बढ़ भी गया तो भी आप उनको ले ही लोगे। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है ना। अच्छा, प्राइस की रेंज, प्राइस बढ़ रहा है ठीक है, पर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा ही कुछ प्राइस इंक्रीज हो गया। देखो एक्सट्रीमली हाई या एक्सट्रीमली लो प्राइस पर हमारी डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है। बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाए या बहुत थोड़ा सा बढ़े तो इनइलास्टिक। मिडिल रेंज में बढ़े तो हम अपनी डिमांड में रिस्पॉन्स शो करते हैं, पर बहुत ज्यादा ही रेट से बढ़ जाए, बहुत कम रेट से बढ़े तो डिमांड उतनी ही कम इलास्टिक होती है। ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो चीप कॉम्प्लीमेंट्स तो इनइलास्टिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे चीप चार्जर फॉर एन एक्सपेंसिव फोन। अब भैया 1.5 लाख रुपए का फोन ले लिया, 2 लाख रुपए का फोन ले लिया, अब 2000 रुपए के चार्जर के लिए रो रहे हैं। ये बोलते हैं ना दोस्त कि भाई 2 लाख रुपए का तू फोन ले आया, तू 2000 रुपए के चार्जर के लिए रो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो दिस इज व्हाट कि चीप कॉम्प्लीमेंट, वही टाइट डिमांड वाला केस हो गया लगभग, पर हम कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं जो साथ में यूज होगा। अब कि हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड होने की वजह से जब कोई महंगी चीज खरीदते हैं तो उसके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री अटैच चीज है जिसका प्राइस कम है एज कंपेयर टू द मेन प्रोडक्ट, उसका प्राइस कम है, तो वहां पर हमारी डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है। हम नहीं सोचते कि 2 लाख का प्रोडक्ट लेके हम 2000 के चार्जर के बारे में नहीं सोचते, हम ले लेते, राइट। तो जितना ज्यादा वो जुड़ा हुआ होगा उतना डिमांड हमारी क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। समझ गए? इनकम इलास्टिसिटी, भाई अब जो हम इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इनकम। अब प्राइस वाली बातें भूल जाओ, अब हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इनकम की इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज होता है। प्राइस के चेंज से डिमांड पे जो इफेक्ट होता है वो तो पढ़ लिया, देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि इनकम में जब चेंज होता है तो आपकी डिमांड में कितना चेंज होता है। अब देखो यहां पर भी क्राइटेरिया है कि नॉर्मल गुड की बात हो रही है या फिर इंफीरियर गुड की बात हो रही है ना, कि समटाइम्स ऐसा होगा कि आपकी इनकम बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ेगी। जनरली तो हम ये बोलते हैं कि इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड बढ़ाएंगे, हमेशा ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा सिर्फ नॉर्मल गुड्स में। किसमें बेटा? नॉर्मल गुड्स में होगा बच्चों। लेकिन अब वहीं अगर हुआ इंफीरियर गुड, अगर क्या हुआ इंफीरियर गुड हुआ तो इनकम तो बढ़ेगी लेकिन डिमांड कम होगी, क्योंकि जो इंफीरियर गुड्स है उसके अंदर आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना बढ़ाते हो, है ना, इंप्रूव करते हो। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप इंफीरियर गुड्स को छोड़ते जाते हो और हाई स्टैंडर्ड गुड्स की तरफ मूव करते हो, राइट। तो देखते हैं एक बारी, जैसे इनकम बढ़ी 10% से, वीट की डिमांड बढ़ी 5, तो दिख रहा है यहाँ पर इनकम ज्यादा से बढ़ी है, डिमांड कम से बढ़ी है, तो इनकम होगी 0.5, नेसेसिटी वाला गुड है ना। इनकम बढ़ी 10% से, टीवी की डिमांड बढ़ गई 20% से, टीवी थोड़ा हो गया लग्जरी नेसेसिटी, कंफर्ट, लग्जरी नहीं नेसेसिटी विच इज मोर लाइक अ कंफर्ट, है ना। तो ऐसे केस में आपका इलास्टिसिटी 2 है, तो लग्जरी के केस में मोर देन 1 का केस मोर इलास्टिक। मैं लिख सकता हूं यहाँ पर दिस इज लेस इलास्टिक, इसको हम बोल सकते हैं लेस इलास्टिक का केस है, ये मोर इलास्टिक है ना। यहाँ पर जितनी इनकम बढ़ी है उससे ज्यादा क्या आपने डिमांड बढ़ा दी। इनकम बढ़ी 5% से, बाजरा की डिमांड कम होगी 2% से, तो ये नेगेटिव का केस है। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ इनकम लेस देन 1 या लेस देन 0 भी कह सकते हैं, नेगेटिव का केस है। आगे आएंगे दोबारा भी सेम कि किसी चीज की डिमांड 7% से बढ़ी, डिमांड भी 7% से बढ़ गई, तो यूनिटरी है ना। इनकम 5% से नो चेंज, तो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज 0। कि भैया इनकम तो बढ़ी, बटन की डिमांड, बटन समझ रहे हो कैसे आपके बटन डिमांड करने पहुंच जाते हो, मतलब एक ऐसी चीज ले रहे हैं जिसकी हम डिमांड कि इनकम बढ़ने की वजह से भी लोग उनकी डिमांड नहीं बढ़ाते। दे आर समवट लाइक इस तरह के गुड है कि वैसे हमारे घर में होते ही हैं, या इनकम से कोई उनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, राइट। तो इनकम बढ़ने से उनकी कोई डिमांड नहीं बढ़ती, तो ऐसे केसेस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 0, यानी कि चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम इज 0।
अब देखते हैं आगे जो मैंने बताया, नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव होती है इनकम इलास्टिसिटी, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। इंफीरियर गुड में नेगेटिव होती है, इसलिए लेस देन जीरो, इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। लग्जरी गुड्स में ज्यादा होता है, इनकम बढ़ते ही आप डिमांड बढ़ा देते हो भाई, जैसे जैसे इनकम बढ़ते हैं लग्जरी गुड्स की तरफ शिफ्ट करते हैं डिमांड तो बढ़ जाती है ग्रेटर देन 1। नेसेसिटी के केस में नेगेटिव तो नहीं होती, पर 1 से 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। कह सकते हैं कि ऐसा सिचुएशन होती है कि जो मैंने लग्जरी कंफर्ट वाली बात करी, जैसे टीवी है तो नेसेसिटी लग्जरी लग्जरी तो नहीं है, नेसेसिटी कंफर्ट में आ गया कहीं ना कहीं, तो 0 तो नहीं कह सकते, लेकिन 1 से बड़ी भी नहीं है, 1 के बराबर भी नहीं है, तो थोड़ी बहुत डिमांड हो जाती है। इनकम बढ़ते है तो थोड़ी बहुत बढ़ा देते हैं, है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज यूजुअली लार्जर इन केस ऑफ लॉन्ग रन देन इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में कम होती है, लॉन्ग रन में ज्यादा होती है। बिजनेस में क्या यूज है, हेल्प्स टू फोरकास्ट डिमांड एज द इनकम चेंज। भाई जो बिजनेसेस है उनको पता होना चाहिए ना कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो कौन सा प्रोडक्ट लेने भागते हैं। जब लोगों की इनकम बढ़ती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि जो रेस्टोरेंट्स के बिजनेस है, बार्स के बिजनेस है, उनको पता है कि भाई सैटरडे नाइट होगी तो लोग यहाँ पर पार्टी करने आएंगे। उनको ये बात कैसे पता है? अच्छा, खासकर कि मंथ की बिगिनिंग में जब सैलरी आती है लोगों की तो उनको पता है कि यहाँ पर लोग ज्यादा आएंगे। कैसे पता है ये वाली बात? क्योंकि उनका बिजनेस इस तरीके का उन्होंने फोरकास्ट किया हुआ है कि लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग यहाँ पर आते हैं, है ना। जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग हमारे तरह के प्रोडक्ट पे आते हैं। तो आपका प्रोडक्ट किस तरीके का, सर्विस किस तरीके की जानना जरूरी है बिजनेस को, तभी आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को एनहांस कर पाओगे, राइट। तो हेल्प करता है। गाइड द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी, उस हिसाब से रख सकते हो। अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो सेल्स हाईली साइक्लिकल होंगी, यानी राइज एंड फॉल विद इनकम। जब इनकम बढ़ेगी तो लोग आपका प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे, इनकम कम होगी तो प्रोडक्ट कम खरीदेंगे। अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम 0 है, यानी जो आपका प्रोडक्ट है वो ऐसा प्रोडक्ट है कि जब इनकम बढ़ती है तो लोग उसको लेना बंद कर देते हैं, जब लोग इनकम कम होती है तो वो आपका प्रोडक्ट लेने आते हैं। तो सेल्स काउंटर साइकिल होगी, राइजेस व्हेन इनकम फॉल्स, कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड तब बढ़ती है जब लोगों की इनकम फॉल होती है ना। तो आपका जो सेल्स है वो काउंटर साइकिल चलेगी, यानी साइकिल से उल्टा चलेगी, यानी जब लोगों की इनकम फॉल होगी तब आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। गेटिंग द पॉइंट। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, भाई हम लोगों ने इलास्टिसिटी में क्या क्या पढ़ा? प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा, प्राइस से क्या फर्क पड़ता है डिमांड पे, इनकम इलास्टिसिटी पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। मतलब ये भी है तो प्राइस इलास्टिसिटी, लेकिन फर्क क्या है? देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ही ऊपर आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे ही आ रहा है, सेम जैसे हमने पढ़ा है। बट फर्क क्या है बेटा कि ऊपर हम बात कर रहे हैं किसी और गुड की और नीचे हम बात कर रहे हैं किसी और गुड की, ठीक है ना। मतलब कि प्राइस चेंज हो रहा है किसी और गुड का और डिमांड चेंज हो रही है किसी और गुड की। अब और हम इन दोनों के बीच में इलास्टिसिटी चेक कर रहे हैं। अब उन दोनों गुड्स का आपस में कोई भी रिलेशन हो सकता है, मींस दे कैन बी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, और आइदर दे आर अनरिलेटेड भी हो सकते हैं। अनरिलेटेड होगा तो कोई इलास्टिसिटी नहीं निकलेगी, 0 होगी। मेन बात कि जैसे टी का प्राइस चेंज हुआ, टी का प्राइस बढ़ा, है ना, और कॉफी की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई, है ना, ये हमें पता है। पर जैसे मैंने एरो का साइज देख लो कि टी का प्राइस इतना बढ़ा तो कॉफी की डिमांड भी क्या उतनी ही बढ़ गई जितना टी का प्राइस बढ़ा था, या कॉफी की डिमांड में थोड़ा कम चेंज है एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस ऑफ टी। ये वाला रिलेशन, इसको चेक करना बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। तो भाई यहां पे सिंपल क्या हो रहा है, डिमांड किसी और की चेंज हो रही है और प्राइस किसी और का, है ना। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। टॉपिक पे आ जाओ वापस, समझे भाई। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। तो बेटा क्वांटिटी चेंज ले रहे हैं किसी और कमोडिटी की, और क्वांटिटी चेंज ले रहे हैं किसी और का, और प्राइस का चेंज ले रहे हैं किसी और का, टी और कॉफी का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। तो देखते हैं, जैसे मान लो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जैसे टी और कॉफी को हम परफेक्ट मानते हैं, तो जितना एक में होगा उतना दूसरे में होगा, तो उस केस में मेरा क्रॉस इलास्टिसिटी क्या निकलेगा? इनफाइनाइट निकलेगा। क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे तो पॉजिटिव होगा और लार्ज होगा। वीक सब्स्टिट्यूट होंगे कि कर भी सकते हैं एक्सचेंज, नहीं भी कर सकते, तो पॉजिटिव तो होगी क्रॉस इलास्टिसिटी, लेकिन स्मॉल होगी, कम चेंज होगा। स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट हुए, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट मतलब कि एक साथ यूज होने ही जरूरी है, अलग अलग यूज हो ही नहीं सकते, एक ही साथ यूज होंगे, तो उस केस में भाई मेरी क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होगी और लार्ज होगी। वैसे आपको जनरली याद है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशन होता है, जैसे कार और पेट्रोल, कार का प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल का प्राइस कम होगा, पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड ऑफ टू गुड्स। सब्स्टिट्यूट होते हैं तो पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस एंड डिमांड ऑफ बोथ द गुड्स, राइट। तो जितना ज्यादा परफेक्ट होंगे सब्स्टिट्यूट, उतनी मेरी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या आएगी बेटा? इनफाइनाइट आएगी। अच्छा, इससे मैं वो दूसरा वाला फॉर्मूला डिराइव करूंगा तो क्या बनेगा? डेल्टा क्यू एक्स अपॉन में डेल्टा पी
y इंटू में पी वाई डिवाइडेड बाय क्यू एक्स, क्योंकि हम क्वांटिटी हर बार ले रहे हैं किसी और कमोडिटी की, प्राइस हम ले रहे हैं किसी और का, ठीक है ना। आप टी और कॉफी, टी और सी भी रिप्लेस कर सकते हो समझने के लिए, गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो बेटा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे तो इलास्टिसिटी क्या निकलेगी हमारी, इनफाइनाइट निकलेगी, क्योंकि ऐसा समझो कि जितना एक के प्राइस में चेंज होगा उतनी ही दूसरे की डिमांड में चेंज होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर हमारे पास 0 और इनफाइनाइट हो जाएगा सिचुएशन, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लोज में पॉजिटिव होगा और लार्ज होगा, वीक में कुछ नहीं होगा। अच्छा, और कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, नेगेटिव तो होगा लेकिन स्मॉल होगा। जैसे स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव भी होगा और लार्ज वैल्यू निकलेगी, वीक कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव होगा लेकिन स्मॉल वैल्यू। और यहीं पर ही अगर मैं एक और बात लिख दूं कि अनरिलेटेड हुए अगर दोनों गुड्स, अगर दोनों गुड्स क्या हुए, अनरिलेटेड, तो मेरा क्रॉस इलास्टिसिटी क्या आएगा बेटा, 0। कोई क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं निकल सकती जब गुड्स ही दोनों अनरिलेटेड है, तो किस बात की इलास्टिसिटी, गेटिंग द पॉइंट। समझ आ गई बात भाई, बढ़िया से। बिजनेस यूज क्या है क्रॉस का, देखो प्राइसिंग डिसीजन में काम आता है, हेल्प फ्रॉम एडजस्ट द प्राइस ऑफ द गुड विद सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स। भैया आप बिजनेस कर रहे हो और आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, कॉम्प्लीमेंट्री भी अवेलेबल है, तो प्राइस में उस हिसाब से आप चेंज करोगे, क्योंकि आपको पता है आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड में क्या चेंज आने वाला है। तो उसके लिए क्रॉस इलास्टिसिटी की स्टडी जरूरी है, इसलिए सिंपल। कंपटीशन स्ट्रेटजी, नो हाउ चेंजेस इन द राइवल प्राइसेस अफेक्ट योर सेल्स, कि अब प्राइस कोई और चेंज करेगा अगर, तो आपके प्रोडक्ट पे क्या चेंज आएगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो अगर प्राइस चेंज करेगा तो मेरी सेल्स पे क्या फर्क आएगा। पहला वाला क्या कि आप प्राइस चेंज करोगे तो दूसरे पे क्या इफेक्ट आएगा, और दूसरा प्राइस चेंज करेगा तो आपके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। दोनों बातें पता होनी चाहिए बिजनेस में, राइट। फिर मार्केट एनालिसिस में काम आएगा, आइडेंटिफाई दी क्लोज कॉम्पिटिटर्स और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पेयरिंग में काम आता है, यह क्लोज कॉम्पिटिटर्स के लिए काम आता है, सिंपल। चलो अब बेटा लास्ट है हमारे पास एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है जी। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें, इट मींस सिंपल कि आप बिजनेस कर रहे हो तो एडवर्टीजमेंट्स करोगे, राइट। तो हम डायरेक्ट इंपैक्ट चेक कर रहे हैं कि कितनी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करने से मेरी डिमांड में कितना चेंज आया। फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 की एडवर्टीजमेंट करी, ठीक है, और उससे मेरे पास 50,000 रुपए की डिमांड आ गई, कस्टमर आ गए, 50,000 रुपए की सेल्स आ गई, सिंपल। तो 10,000 के एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने से मेरे पास डिमांड में 50,000 का चेंज आ गया, है ना। तो मैं यहां पर इलास्टिसिटी निकाल सकता हूं, रिस्पॉन्स इन द डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्सपेंडिचर। प्राइस की बात नहीं कर रहे, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करते हो, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में आपने चेंज किया और आप चेक कर रहे हो कि उस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में कितना चेंज आया, सिंपल, है ना। So it measures how the demand change in response to the change in the firm's advertising expenditure। तो सिंपल जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वही रहेगा, नीचे प्राइस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग्स, है ना, कि कितना डिमांड में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग। बढ़िया। बिजनेस में क्या यूज है, इवैल्यूएट द एड इफेक्टिवनेस इन जनरेटिंग सेल्स, की एडवर्टाइजमेंट्स का क्या इफेक्ट है, क्या एडवर्टाइजमेंट से सेल्स में चेंज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, इसलिए जानना जरूरी है। अगर हो ही नहीं रहा मान लो तो हम नहीं करेंगे एडवर्टाइजमेंट अगली बार। एडवर्टाइजमेंट करने से सेल्स बढ़ रही है तो हाँ भाई और करेंगे, है ना। डिसाइड ऑप्टिमल एडवर्टाइजिंग बजट टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, पता लग जाए कि इतनी एडवर्टाइजमेंट पे इतनी सेल्स हो जाती है तो ठीक है बजट बना लेंगे कि इतना हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, उसी हिसाब से बजट बनाओगे ना सेल्स को देख के। प्लान मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सिवनेस टू द डिमांड, टू दैट अपनी भैया मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी आप उसी हिसाब से प्लान करोगे कि कितना एडवर्टाइजमेंट करना है, मार्केटिंग कैसे करना है ना। मार्केटिंग का पार्ट हो गया एडवर्टाइजमेंट, जब आप प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो तो उसी का पार्ट है ना कि एडवर्टाइज भी कर रहे हो, राइट। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज उसी हिसाब से प्लान कर सकते हो भाई, बढ़िया। चलो जी, तो बेटा ये था मेरा चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 1, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बेटा, 2 पार्ट्स में खत्म किया है, मजा ही आ गया कसम से। सारे कंसेप्ट डीप तरीके से क्लीन कर दिए भैया, गहराई में घुस घुस के क्लीन कर दिए बढ़िया से, सबके माइंड में अच्छे से छप गए होंगे, खून में उतर गए होंगे, मजा सा आ गया होगा, है ना बेटा। कमेंट करके जरूर बताना है कि चैप्टर 2 का यूनिट 1 क्लियर हो गया, मजा आ गया, एग्जाम में फोड़ देंगे। जो भी समझ आता है बेटा, जो मन करता है वो लिख दो कमेंट में, कमेंट सेक्शन तुम्हारा लिए है, भर दो इसको। तो भाई जानदार, शानदार और जबरदस्त, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप रॉकिंग। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय, सी यू।